हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, हमने जो इंडियन हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के कारण तथा जो हमारे पुर्तगाली और जो डच आए थे हमने उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो हमारे अंग्रेज भारत में आए थे उन्होंने कैसे कैसे भारत में शासन स्थापित किया और हमारे जो मुगल साम्राज्य था उसके मुगल साम्राज्य के बादशाहों यानी वहाँ के जो शासक थे उनसे कैसे उन्होंने फरमान को प्राप्त किया और अपनी कैसे फैक्ट्री स्थापित की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड जो कंपनी हमारे भारत में आई थी तो वो कौन सी थी? हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारी स्थापना हुई थी। तो इस टाइम जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस टाइम जो इंग्लैंड की महारानी थी वो कौन थी? तो महारानी जो थी वो एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो यहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो इंग्लैंड की महारानी थी। और इस टाइम जो भारत पर किसका शासन था? तो 1600 ईस्वी में जो था भारत पर किसका शासन था? अकबर का शासन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस टाइम अकबर का शासन था। तो सबसे पहला जो अंग्रेज था वो कौन भारत में आया था? तो सबसे पहले जो एक था अंग्रेज 1599 ईस्वी में, वो था हमारा विडेल्स। 1599 ईस्वी में जो पहला अंग्रेज था वो भारत आया था, लेकिन ये व्यापारिक उद्देश्य नहीं आया था, ये सिर्फ भारत भ्रमण पे आया था। फिर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो ये जो कंपनी थी ये एक निजी कंपनी थी, जिसमें क्या था बहुत से लोगों की अपनी अपनी पूंजी लगी थी। और इस पूंजी का निजी कंपनी थी तो इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या होगा? भारत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना और उस लाभ से जो प्राप्त राजस्व है उससे अपनी आय को बढ़ाना। तो इस कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? तो 217 जो साझेदार थे इस कंपनी में थे। तो और इस कंपनी जब ये कंपनी भारत में आई थी तो 217 साझेदार तो नहीं आए होंगे, इसमें क्या था 24 जो इस कंपनी का जो निदेशक मंडल था जिसे हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, इसमें क्या थे 24 सदस्य थे, जिसमें एक गवर्नर था। कौन सा था? टॉमस स्मिथ जो था इसमें जो प्रथम गवर्नर बन के आया था। एक उप गवर्नर था और 22 अन्य सदस्य थे। प्रारंभ में ये कंपनी क्या थी? एलिजाबेथ जो प्रथम थी इन्होंने कहा था कि इस कंपनी को कि 15 वर्षों के लिए भारत सहित जो दक्षिण पूर्वी हमारे एशिया है उनके साथ व्यापार करने का इसने क्या किया था? दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने का इसने उसको ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार दिया था। फिर धीरे धीरे जब टाइम बदलता गया फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का जो शासन वहाँ की जो राजा या महारानी थी उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस ट्रेड मोनोपोली में परिवर्तन करते गए। प्रारंभ में क्या हुआ था, इन्हें सिर्फ 15 वर्षों के लिए क्या किया था, व्यापारिक एकाधिकार को मिला था। फिर 1608 ईस्वी में जब एलिजाबेथ प्रथम की 1603 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, फिर 1608 ईस्वी में जो थे जेम्स फर्स्ट यहाँ के राजा बनते हैं। और जेम्स फर्स्ट ने क्या किया था, इस जो ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार था इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1608 ही में इसी टाइम पर एक अंग्रेज व्यापारी भारत आता है, उसका नाम क्या है हमारा? हॉकिंस। हॉकिंस भारत आता है और किस किस जहाज से हॉकिंस भारत आता है? तो रेड ड्रैगन जहाज से। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, रेड ड्रैगन जहाज से भारत आगमन। तो हॉकिंस जो था 1608 ईस्वी में आया था, लेकिन ये किसका? जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो उस टाइम अकबर की मृत्यु हो गई थी और तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन फरमान किसका लेके आया था? जेम्स फर्स्ट का फरमान लेकर अकबर के दरबार में आया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र जो जहांगीर था वो राजा बना। तो क्या कहते हैं किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। इसके शासनकाल में जब आया था ये बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो कैप्टन हॉकिंस था। ये अरबी और जो फारसी भाषा होता इनका बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इनका कुशल ज्ञान होने के कारण इसने क्या किया, जहांगीर से इसने अपनी जो अरबी और तुर्की भाषा में क्या किया, इसने बातचीत की। तो इससे जहांगीर इतना खुश हो गया
कि इसे किसकी उपाधि दी, तो इसे इंग्लिश खां की उपाधि की और इसके अपने दरबार में 400 का मनसब इसे प्रदान किया था। तो तुर्की अरबी में संवाद के कारण इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी जहांगीर ने और 400 का इसे क्या किया, मनसब प्रदान किया। जब 400 का मनसब प्रदान किया तो इसने अपनी जो अंदर की महत्वाकांक्षा थी, अपनी जो मन की बात थी, इसने जहांगीर के सामने रखी और क्या था, इसने फैक्ट्री स्थापित करने का सूरत में जो थी फैक्ट्री स्थापित करने का इससे जो है अधिकार मांगा। प्रारंभ में क्या हुआ, जहांगीर खुश था तो इसने अधिकार तो दे दिया, लेकिन उस टाइम हमारे भारत पे किसका वर्चस्व ज्यादा था, तो पुर्तगालियों का वर्चस्व ज्यादा था। तो पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, जहांगीर ने उस अधिकार को वापस ले लिया। फिर 1611 ईस्वी में क्या होता है, हमारे एक स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली कहाँ पे जगह है, तो स्वाली जो सूरत के पास में एक जगह पड़ती है, जिसमें थॉमस वेस्ट और जो है मिडलटेल्स के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों को क्या हुआ था, पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था, जिससे जहांगीर को क्या लगा कि सबसे ज्यादा जो है पुर्तगालियों से ज्यादा मजबूत स्थिति में कौन है, अंग्रेज है। तो उसने क्या किया, उसने वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी जहांगीर ने। फिर 1613 ईस्वी में जो है सूरत में हमारी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। पहले 1608 में सूरत में जो फैक्ट्री लगी थी वो मतलब अपूर्ण फैक्ट्री थी, लेकिन जब 1613 में वो पूरी फैक्ट्री जो है सूरत में कंप्लीट हो जाती है। फिर 1616 ईस्वी में क्या है, टॉमस रो भारत आते हैं और टॉमस रो जहांगीर से जो है व्यापारिक एक अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, व्यापारिक अधिकार। और इसी समय 1616 ईस्वी में क्या होता है, मसूलीपट्टनम में ये लोग फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। तो फिर अंग्रेज जो है अपने जब फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है तो धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे, अपने व्यापारिक सत्ता को बढ़ाना चाहेंगे, तो अपना अपना प्रचार करेंगे और राजा और बहुत से राज्यों में धीरे धीरे क्या करेंगे, कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त करेंगे। तो फिर हम पढ़ते हैं अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसारवादी स्वरूप, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ के शासक से किस किस तरह से उन्होंने क्या किया था, शासन स्थापित करने के लिए, अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे उन्होंने फरमान प्राप्त किए और कौन कौन से फरमान प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में उन्होंने कौन कौन से मतलब जो फरमान थे वो प्राप्त किए थे और कौन कौन से उन्हें अधिकार मिले थे। तो सबसे पहले है हमारा 1632 ईस्वी में जो गोलकोंडा का शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उससे उन्होंने क्या किया था, एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। सुनहरा फरमान क्या क्यों कहा गया था इसे, क्योंकि 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले जो गोलकोंडा के सभी बंदरगाह पर उसे क्या, अंग्रेजों को क्या हुआ, कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुनहरा यानी गोल्डन फरमान कहते हैं। कौन सा फरमान, तो गोल्डन फरमान प्राप्त हुआ था। फिर 1717 ईस्वी में क्या हुआ, हमारा जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था उसने क्या किया, उसने शाही फरमान जारी किया और ये शाही फरमान किसे मिला था, तो जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, जो ब्रिटिश प्रतिमंडल आया था भारत में, उसको मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान प्राप्त किया गया था। इस फरमान में क्या था, इस फरमान में यह अंग्रेजों की शर्तें थी कि 3000 वार्षिक कर के बदले उनको बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। फिर दूसरा था 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में उन्होंने व्यापार कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। और थर्ड उनकी ये शर्त थी कि बंबई में जो कंपनी द्वारा ढाले जा रहे सिक्के थे उन्हें संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दी गई। और एक और अधिकार प्राप्त हुआ था, इसमें आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, कि जो बंगाल में भूमि राजस्व संबंधी उन्हें क्या हुए थे, विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। फिर क्या हुआ, तो 1739 ईस्वी में जो चंद्रगिरी के राजा थे, क्या नाम था उनका, वेंकटप्पा दरमेला, वो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, दरमेला से मद्रास को पट्टे पे लिया और यहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट की किला की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित ये सबसे पहला किला था और दक्षिण भारत का जो केंद्र था वो यही था। फिर 1661 ईस्वी में सबसे इंटरेस्टेड एक घटना घटती है, जिसमें क्या होता है, पुर्तगालियों का और ब्रिटिश का हमारा संघर्ष था। लेकिन इसमें क्या होता है, 1661 ईस्वी में हमारी जो पुर्तगाली राजकुमारी है, क्या नाम है उनका, कैथरीन ब्रिगेंजा, उनका जो शादी होती है वो हमारे ब्रिटिश राजकुमार किससे होती है, हमारी चार्ल्स द्वितीय से उनका विवाह होता है।
तो जब चार्ल्स द्वितीय से विवाह होता है तो उपहार के स्वरूप में क्या देते हैं, तो बम्बई जो है वो उपहार के स्वरूप में दिया जाता है। फिर चार्ल्स द्वितीय तो अपना शादी करके वहाँ ब्रिटेन चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो अब बम्बई का क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर क्या हुआ, 1698-99 ईस्वी में जो बंगाल के सूबेदार थे अजीमुशान, उनसे क्या किया, अंग्रेजों ने अधिकार प्राप्त किया, और वहाँ के जो जिम्मेदार थे उनका नाम था इब्राहिम खां। इब्राहिम खां को उन्होंने 1200 रुपए दिए थे। 1200 रुपए में गोविंदपुर, सुनातानी और कलिकाता का उन्होंने क्षेत्र प्राप्त किया। इन सभी को मिलाकर, गोविंदपुर, सुनातानी और कलिकाता को मिलाकर जो जॉब चौरनॉक थे, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो इन तीनों को, कलकत्ता, सुनातानी, गोविंदपुर को हम क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम कहते हैं, और फोर्ट विलियम को ही हम कलकत्ता का क्षेत्र कहते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, ब्रिटिश का प्रसारवादी स्वरूप कैसे कैसे उन्होंने भारत में अपने शासन की स्थापना की थी। इन सभी जो करमुक्त व्यापार को अंग्रेजों ने अपने जो मुगल बादशाह थे या बंगाल के नवाब थे, इनसे प्राप्त किया था। तो अंग्रेजी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ गई थी और कंपनियों से अधिक, जितना जो भारत की इनकी महत्वाकांक्षा जीतने की और अधिक बढ़ गई थी, और पुर्तगाली भी इतना अधिक भारत में वो व्यापार का अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। इस वजह से इनकी मंशा अंग्रेजों की और अधिक बढ़ गई। बाद में जब फ्रांसीसी कंपनी आती है, फिर वो जब भारत में व्यापारिक हस्तक्षेप करती है, तो इनके बीच हमारा क्या होता है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी जो नेक्स्ट कंपनी जो भारत में आई थी, उसका नाम है डेनिश कंपनी। इसका डेनिश कंपनी जो है, इसको हम वैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पे इसका जो वहाँ पर जो नाम था, उसका नाम है वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने जो पहली फैक्ट्री जो है, क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहली इसकी फैक्ट्री है भारत में, 1620 ईस्वी में तंजौर यानी त्रावणकोर में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो सेरामपुर में, ये पश्चिम बंगाल में ये जगह पे है। तो इसने 1676 ईस्वी में सेरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो ये जो डेनिश कंपनी थी, इनका जो व्यापार था वो चीन के साथ ही सीमित था। इस भारत में इन्होंने कोई व्यापार में अधिक रुचि नहीं दिखाई, जिससे इन्होंने क्या किया, 1845 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कंपनी बेच दी और ये लोग भारत से चले गए। तो इनकी कंपनी पे भी अब किसका अधिकार हो गया, तो ब्रिटिश का अधिकार हो गया। इसमें इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी फ्रांसीसी कंपनी। इसका भारत में वर्चस्व बढ़ा, जिससे हमें भारत और फ्रांसीसी के बीच में, जो हमारे ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी के बीच में हमें 3 युद्ध देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते हैं जो ब्रिटिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या क्या मतभेद थे। सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस कंपनी का पूरा नाम क्या है, कंपनी देश ओरिएंटलेस। इसका पूरा नाम जो है कंपनी देश ओरिएंटलेस इसका नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया था, तो 1668 ईस्वी में इसने अपना पहला जो फैक्ट्री स्थापित की वो सूरत में की थी। फिर 1668 में की थी। फिर 1669 ईस्वी में इसने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित की। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो थी कंपनी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी वो थी निजी कंपनी, लेकिन जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये थी हमारी सरकारी कंपनी, जिसमें जिसका नेतृत्व वहाँ की जो फ्रांसी गवर्नमेंट थे उसके द्वारा किया जाता था। तो जो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो उस टाइम जो फ्रांस में कौन किसका शासक था, तो लुई 14वां, यानी लुई वहाँ के शासक थे और इनका जो क्रम था वो 14वां क्रम था। ये लुई 14वें के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और जो कट्टर शासक था। इसने अपना इसका स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कहता है कि मैं ही शासन हूँ और मेरे शब्द कानून है। इस शब्द से ही, इस के वाक्य से ही हम ये पता लगा सकते हैं ये कितना निरंकुश और कट्टर विरोधी शासक था। तो इसके शासनकाल में जो लुई 14वां के शासनकाल में जो कोलवर्ट था, उसके प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
फिर 1673 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नगर की स्थापना की। तो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो फ्रैंको मार्टिन ने की। और कब की थी, तो 1673 ईस्वी में की थी। फिर 1674 ईस्वी में चंद्रनगर की स्थापना की थी। चंद्रनगर में फ्रांसीसी ने, ये पश्चिम बंगाल में जगह है, कहाँ पर जगह है, ये तो बंगाल में जगह पड़ती है। यहाँ पर फ्रांसीसियों ने क्या किया था, अपनी एक फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की। और 1625 ईस्वी में इन्होंने माहे पर अधिकार किया। और 1639 ईस्वी में इन्होंने करिकाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी जो वहाँ पॉलिसीज थी या जो भी नीतियाँ थी, वो एक दूसरे के समानांतर थी। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर भारत और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध की यहाँ पर संघर्ष देखा गया। तो इसका जो ये पारंपरिक कारण हुआ। इसका जो तात्कालिक कारण था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आई थी, जिसके कारण इन्होंने क्या हुआ, भारत के व्यापार पर दोनों कंपनी अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। नंबर 1 कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण क्या था कि यूरोप में भी इन कंपनियों के बीच क्या हुआ था, संघर्ष चल रहा था। तो यूरोपीय जो प्रतिस्पर्धा थी उसका भी भारत में क्या हुआ, प्रभाव देखा गया। सेकंड कारण ये हुआ। थर्ड कारण क्या था, हमारे जो भारत है इसमें बहुत ही अस्थिर, आंतरिक अस्थिरता की स्थिति देखी जाती है। मतलब प्राचीन काल से ही भारत बहुत ही अस्थिर क्षेत्र रहा है। तो वहाँ के जो शासक थे उनके बीच भी अस्थिरता देखी गई, आपसी मतभेद हमेशा होते रहते थे। तो जो उत्तराधिकारी का विवाद था यहाँ पर, तो वो भी उनकी उत्तराधिकारी के विवाद में जो हस्तक्षेप होने के कारण भी ये कंपनियां दोनों क्या हुई, आंग्ल फ्रांसीसी कंपनियां आपस में आई। ये इनका तात्कालिक कारण था। तो जब इन कंपनियां आमने सामने आई थी, तो इसमें क्या हुआ, 3 युद्ध हुए, जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध के बारे में, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। कि इसका जो कारण था वो क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया हमारे इंडिया में नहीं है, यूरोप का क्षेत्र है। तो यूरोप में भी क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये दोनों कंपनियां जो थी आमने सामने वहां पर लड़ रही थी। इसका प्रसार भी क्या हुआ, भारत में देखा गया। जब वहां लड़ रही थी तो यहाँ भी इसका विस्तार हो गया। इसका विस्तार कैसे हुआ, तो जो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का जो एक अधिकारी था, उसका नाम था बर्नेट, उसने फ्रांसीसियों के जहाज पर क्या किया, कब्जा कर लिया। जब फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया तो फ्रांसीसी इसका प्रत्युत्तर देंगे। तो उन्होंने इसका प्रत्युत्तर कैसे दिया कि उन्होंने जो जो ब्रिटिश थे, इनकी एक दक्षिण भारत में इनका कौन सा क्षेत्र था, मद्रास, उन्होंने मद्रास पर अधिकार कर लिया। तो वहाँ जो उस टाइम कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उससे ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप फ्रांसीसियों से कहिए कि आप हमारे मद्रास को छोड़ दें। तो इस पे अनवरुद्दीन ने क्या किया, अनवरुद्दीन ने आदेश दिया। उस टाइम जो गवर्नर था वो कौन था, डुप्ले। तो डुप्ले से कहा कि आप मद्रास को अंग्रेजों को दे दीजिए, लेकिन डुप्ले ने इस बात से मना कर दिया, क्योंकि जब फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा किया था तो अनवरुद्दीन ने भी अंग्रेजों के में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। इस वजह से जब डुप्ले ने मना किया तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की स्थिति बनी और ये युद्ध हो गया। तो इसमें कौन सा युद्ध हुआ था, तो सेंट थोमे यानी अड्यार का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1746 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो कर्नाटक के मध्य हुआ था। और दूसरा कौन सी कंपनी थी, हमारी फ्रांसीसी कंपनी थी। तो कर्नाटक का जो नेतृत्व था वो अनवरुद्दीन का एक शासक था, महफूज खान ने किया था। और जो फ्रांसीसी नेतृत्व था वो डुप्ले ने किसे भेजा था, तो कैप्टन पैराडाइज को भेजा था। और इस युद्ध में कर्नाटक की हार हुई तथा फिर संधि कौन सी हुई थी, एक्स शापेल की संधि के साथ ये युद्ध हमारा निर्णायक सिद्ध हुआ। तो इसमें कब हुई थी शापेल की संधि, तो 1748 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में क्या शर्तें थी, तो जो मद्रास का क्षेत्र था वो हमने ब्रिटिश को, जो अंग्रेजी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको वापस कर दिया। और इसके बदले में फ्रांसीसी कंपनी को अमेरिका में लुइस वर्ग का क्षेत्र दिया गया था, जिससे प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ था, जो भारत में उत्तराधिकारी विवाद था उसको लेकर
दूसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। उत्तराधिकारी विवाद किसने था? तो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे कर्नाटक और हैदराबाद में ये उत्तराधिकार विवाद हुआ। तो उत्तराधिकार के विवाद को लेकर कर्नाटक में भी दो लोग थे। नंबर 1 कौन था? हमारा अनवरुद्दीन था, दूसरा थे चंदा साहेब। फिर सेकंड हैदराबाद में कौन था? हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और दूसरा है नासिर जंग। जो मुजफ्फर जंग है इसको फ्रांसीसियों का नेतृत्व है और नासिर जंग को है अंग्रेजों का नेतृत्व है। यहाँ पर अनवरुद्दीन को क्या है? अंग्रेजों का सहयोग है और चंदा साहेब को क्या है? फ्रांसीसियों का सहयोग है। तो जो प्रारंभ में क्या हुआ? प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने क्या किया? अनवरुद्दीन को अंबर के युद्ध में 1749 में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई और चंदा साहिब को क्या किया? कर्नाटक का नवाब बना दिया। इसी तरह क्या हुआ? इन्होंने हैदराबाद में भी नासिर जंग को इन्होंने हराया। उसके बाद मुजफ्फर जंग की जब मृत्यु हो जाती है 1750 में, फिर उसके बाद सलावत जंग को यहाँ का जो है नवाब बनाने में ये लोग सफल रहे। फिर जो था क्लाइव का भारत में आगमन होता है। तो क्लाइव क्या होता है? क्लाइव ने फिर यह कर्नाटक क्लाइव क्या करता है? युद्ध करता है। तो वो उसने क्या किया? चंदा साहिब को हटाकर अनवरुद्दीन का जो बेटा होता है महफूज का या मोहम्मद खान उसका नाम था, मोहम्मद खान, उसको ये लोग चंदा साहिब को हटाकर उसे यहाँ पर कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्षेत्र किसके अधीन आ गया? कर्नाटक अंग्रेजों के अधीन आ गया। लेकिन हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में वही स्थिति। तो जब अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन की हत्या हो गई और हैदराबाद का क्षेत्र किसके पास हो गया? हमारा फ्रांसीसियों के पास हो गया और कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो हमारा किसके पास था? अंग्रेजों के पास हो गया। ये जो कर्नाटक का क्षेत्र जब हार गए थे ये लोग मतलब जो फ्रांसीसी, उसके बाद जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने क्या किया? वापस बुला लिया और उसकी जगह पर जो फ्रांसीसी गवर्नर गोडियू जो था वो भारत में आया। और उस टाइम अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। फिर इस दोनों फिर जब भारत में आ गया था तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? एक एक क्षेत्र को लेकर दोनों में पांडिचेरी की संधि हो गई। कब हुई? 1754 ईस्वी में। और ये युद्ध भी हमारा निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों के पास एक क्षेत्र आ गया और एक क्षेत्र हमारा अंग्रेजों के पास आ गया। फिर थर्ड है हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध। इस कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? ये कर्नाटक युद्ध जो था वो हमारे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के साथ ये प्रारंभ हुआ था। इसका सन कितनी है? तो 1756 से 63 के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर इस युद्ध में क्या हुआ? जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो 1760 ईस्वी में ये दोनों जो कंपनियां थी आमने सामने आई थी कि इसमें कौन सा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स आयरकूट ने किया था। और फ्रांसीसी नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट डी लाली ने फ्रांसीसी नेतृत्व किया था। इस युद्ध ने जो था कर्नाटक को निर्णायक भूमिका में लेके आ गए। इसमें जो थे अंग्रेज विजयी हो गए और कर्नाटक का क्षेत्र किसके मध्य हो गया? तो अंग्रेजों के पास कर्नाटक का क्षेत्र आ गया था। इस समय जो कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि के साथ 1763 ईस्वी में ये युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो आज हमने समाप्ति होने के बाद में यहाँ पर कुछ अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए किले थे उनको मैंने लिखा है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कहाँ पे है? मद्रास में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है और फोर्ट लुई जो है पांडिचेरी में है। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बना दिए थे। तो आज हमने अपनी जो यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आगमन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो पुरानी जो 2 कंपनियां रह गई थी इसमें पुर्तगाली और हमने डेनिश जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हमने कवर किया था। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।